हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हिना और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर मॉडल्स के बारे में और न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। ये सेकेंड यूनिट है जीजेयू के बीएससी फाइनल ईयर के सिलेबस का। इससे पहले हम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, रेडियो एक्टिविटी पढ़ चुके हैं कि किस तरह कुछ न्यूक्लियर स्टेबल नहीं होते और उनमें से अल्फ़ा बीटा या गामा रेडिएशन एमिट होती है और वो रेडिएशन फर्दर मैटर के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होती है, किस तरह उनके लिए हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं और न्यूक्लियर एक्सेलरेटर जो उनको प्रोड्यूस करते हैं वो पढ़ लिया, न्यूक्लियर रिएक्टर कर लिए। और हमारे पास क्या बचे, न्यूक्लियर मॉडल। सो न्यूक्लियर मॉडल एक मॉडल है जो कि न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लियरली। न्यूक्लियस के बारे में हमें पता है कि न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है और न्यूक्लियस की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, लाइक उनकी कांस्टेंट डेंसिटी है या रेडियस के साथ किस तरह से वेरी कर रही है, बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्यों होती है, सभी न्यूक्लियाई की डेंसिटी कांस्टेंट क्यों है, कुछ न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल है, कुछ कम स्टेबल है और कुछ न्यूक्लियाई स्पेशली जिनका मास नंबर होता है 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, ये ज़्यादा स्टेबल हैं दूसरों की बजाय। और भी बात करो तो जो इवन न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन है, सो दे बोथ आर इवन, वो ज़्यादा स्टेबल है कंपैरिजन टू इवन और न्यूक्लियाई कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो इवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑड है, उनकी बजाय ज़्यादा स्टेबल है और सबसे कम स्टेबल होते हैं ऑड न्यूक्लियाई। सो ऐसा क्यों है, उनका बिहेवियर इस तरह क्यों है, डेंसिटी कांस्टेंट क्यों है। सो ये चीज़ें हमें नहीं पता है। जिस तरह हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्लियरली पता है दैट दिस इज़ अ न्यूक्लियस और उसके चारों और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, वी नो दिस। उसी तरह हमें न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता और न्यूक्लियर मॉडल इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बहुत सारे मॉडल्स हैं, कोई भी एक मॉडल परफेक्ट नहीं है जो सारे फैक्ट्स एक्सप्लेन कर दे। सो जो सबसे पहला मॉडल या फर्स्ट अटेम्प्ट ट्राई किया गया था न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज़ अ लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जो कि हम पढ़ेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल। आपके सिलेबस में एग्जैक्ट मैथमेटिक्स है वो कुछ नहीं है, सिर्फ जनरल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इन मॉडल्स की। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, इसका नाम क्यों पड़ा? लिक्विड ड्रॉप मॉडल इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो न्यूक्लियर डेंसिटी या न्यूक्लियर मैटर को हम मानते हैं कि दिस इज एनालॉगस टू अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड, कि वो एक लिक्विड के ड्रॉप की तरह क्यों है और लिक्विड के एक ड्रॉप की तरह है। और हमारे ऐसे मानने के पीछे क्या क्या रीज़न थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जितने भी न्यूक्लियाई हैं सभी एलिमेंट के वो सारे के सारे इस तरह बिहेव करते हैं जैसे कि वो एक लिक्विड ड्रॉप हो, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड की जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। यू नो दैट द न्यूक्लियर मैटर, उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, 10⁻27 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड सो। द सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप बात करें यहाँ पे कि इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड, सॉलिड को भी आप कुछ हद तक कॉम्प्रेस कर सकते हैं और गैसेस को तो कर ही सकते हैं, बट इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड को फर्दर कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। सेम इज़ द केस विद द न्यूक्लियर मैटर, न्यूक्लियस को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, उसकी डेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, अगर आप एक लिक्विड ड्रॉप लें या उसकी शेप देखें तो वो हमेशा क्या शेप रहती है, उसकी सफेरिकल सिमेट्री होती है और वो सरफेस टेंशन की वजह से क्या शेप लेती है, सफ़ेर। हमेशा एक लिक्विड ड्रॉप बनाएगी तो वो सफेरिकल शेप की होगी। और ये क्यों वजह से होती है? क्योंकि सिमेट्रिकल सरफेस टेंशन होता है उस आउटर एटम पे, जो कि उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है उसके मॉलिक्यूल को। दैट्स वाई लिक्विड ड्रॉप ऑलवेज अटेन द शेप ऑफ अ सफेयर। उसी तरह अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो ये इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड है, इसीलिए ऑलमोस्ट जो न्यूक्लियस होते हैं वो सफेरिकल शेप के होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रेंज अट्रैक्टिव फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग रेंज सिमेट्रिक अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से इनकी शेप ऑलमोस्ट सफेरिकल होती है। और इसका डायरेक्ट कंसिक्वेंस क्या है कि जो शेप है या फिर ये कह लो कि जो रेडियस है, दिस इज़ वेरीज एज द क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास। इसको सफेयर एज्यूम करने का ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है और एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ प्रूव भी हो चुकी है कि जो जैसे जैसे आप मास इंक्रीज करते हो तो रेडियस इस प्रोपोर्शनल में इंक्रीज करती है। ओके, सो सेकेंड थिंग ये भी जस्टिफाई कर रही थी फैक्ट को। थर्ड थिंग, अगर हम बात करें, डेंसिटी ऑफ ए सफेरिकल ड्रॉप इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। एक लिक्विड ड्रॉप आप जितनी मर्जी छोटी ले लो या फिर बड़ी ले लो, सो उसकी डेंसिटी इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि उसका साइज़ कितना है। सेम इज़ विद द न्यूक्लियर मैटर, जो मर्जी न्यूक्लियस ले लो, आपको पता है दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूक्लियर वॉल्यूम। ओके,
सो दिस इज़ द सेम, अगर सेम लिक्विड की ड्रॉप्स ले रहे हो अलग अलग तो उसकी डेंसिटी सेम रहेगी, इस वजह से भी उसे एक लिक्विड ड्रॉप की तरह ट्रीट किया गया। द नेक्स्ट थिंग इज मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड आर इन कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में रहते हैं, फिक्स नहीं होते। तो अगर हम इस चीज़ को न्यूक्लियस पे लगा दें कि न्यूक्लियस के अंदर भी जो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, दे आर ऑल्सो इन रैंडम मोशन। और अगर इवेपोरेशन कंसिडर करें, देखो लिक्विड है, लिक्विड इवेपोरेट किस तरह होता है कि धीरे धीरे उस ड्रॉप के मॉलिक्यूल्स उड़ना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करके लिक्विड उड़ता है। उसी तरह इन रैंडम मोशन को न्यूक्लियस पे कंसिडर करें कि न्यूक्लियर की इवेपोरेशन किस तरह होती है कि जब न्यूक्लियर को एक्साइटेड स्टेट में जाता है और ग्राउंड स्टेट में आता है तो क्या होता है कि पार्टिकल एग्जिट होते हैं इसमें से। तो उसी तरह की कुछ पार्टिकल जो होते हैं लिक्विड में से वेपर की फॉर्म में चले जाते हैं। न्यूक्लियस की इवेपोरेशन क्या होती है कि ये जब डी एक्साइट होता है तो पार्टिकल्स एमिट करता है, जिसे आप रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। अल्फा बीटा गामा एमिट होती है ना रेडिएशन। सो दिस इज बेसिकली इवेपोरेशन ऑफ अ न्यूक्लियस। The next one is binding energy of per nucleon is constant just like as latent heat of vaporization of liquid। जिस तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कांस्टेंट होती है, लेटेंट हीट आपको पता ही होगा, लेटेंट हीट मीन्स हिडन, लेटेंट मतलब होता है हिडन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स कि आपको उसकी वेपर्स कन्वर्ट करने के लिए कितने मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द एग्जैक्ट डेफिनेशन बट द कंटेक्स्ट इज। तो उसी तरह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट रहती है। फर्दर जो न्यूक्लियस है, लास्ट पॉइंट इज द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन ऑफ ए न्यूक्लियस मूव्स अबाउट विद इन अ स्फेरिकल एनक्लोजर कॉल्ड न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर। उसी तरह जैसे कि एक लिक्विड है, उसके मॉलिक्यूल उस स्फेरिकल ड्रॉप के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं आते अपने आप से जब तक एक्सटर्नल फोर्स न लगा। उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, चाहे रैंडम मोशन में है चाहे वाइब्रेशन है कुछ भी, वो इस बैरियर को ओवरकम करके बाहर नहीं आते। ओके, सो आपको एनालॉजी समझ आ गई होगी कि क्यों न्यूक्लियस को हमने एज अ लिक्विड ड्रॉप ट्रीट किया था। अब इसका क्या फ़ायदा था कि हमें एज अ लिक्विड ड्रॉप ट्रीट करने से ये जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है एक्सप्लेन कर पाया था न्यूक्लियर फिजन को। किस तरह, देखो बोहर एंड व्हीलर सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ न्यूक्लियर फिजन और लिक्विड ड्रॉप मॉडल। देखो अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं और अपनी शेप इस तरह चेंज करते हैं तो अल्टीमेटली वो फिर से स्फेरिकल होते हैं, या फर्दर वाइब्रेशन कॉन्स्टिट्यूट करो तो ये प्रोलेट से ऑपलेट हो जाता है, ये देखो इस तरह हो जाता है, फिर स्फेरॉइड बनता है, फिर इस तरह कॉन्टिन्यूस। अगर वाइब्रेशन देखो तो ऐसे चेंज होती रहती है अगर उसके मॉलिक्यूल्स को आप एक्साइट करेंगे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को। सो बेसिकली इसके होता क्या है कि इस मॉलिक्यूल के ये ड्रॉप के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, से ये ड्रॉपलेट है उसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स हैं। सो अगर हम एनर्जी देंगे तो वो अपनी पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करना शुरू होंगे जिस वजह से उनकी शेप चेंज होती है। बट जैसे ही वो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो वापसी वो क्या अटेन करने की कोशिश करेंगे, स्फेरिकल कोशिश। सो दीज आर द ऑसिलेशंस, कि इस तरह से ऑसिलेशन होता है। सो बेसिक forces which are responsible in these changes are that of the surface tension and inertia of moving liquid molecules। तो जब ये स्फेरिकल शेप से हम इसको डिस्टोर्ट करते हैं तो सरफेस टेंशन हमेशा कोशिश करता है कि वो वापसी अपनी स्फेरिकल शेप में आए। हमने एक्सटर्नल फोर्सेस देके इसे डिस्टोर्ट किया, कुछ भी रैंडम फोर्स हो सकती है और सरफेस टेंशन की वजह से वो वापसी आ गई और ये प्रोसेस चलती रहती है। सिमिलर वे अगर न्यूक्लियस की हम बात करें कि किसी तरह अगर न्यूक्लियस को हम एक्साइट करें तो न्यूक्लियर फोर्सेस उसको वापसी स्फेरिकल शेप में लाने की कोशिश करते हैं। सो दिस, अगर मान लेते हैं हम कि न्यूक्लियस को जो हमने डिस्टॉर्शन दिया या जो आपने जो फोर्स लगाया दैट इज स्मॉल डिस्टॉर्शन है न्यूक्लियस के ऊपर। सो उस केस में क्या होगा, सी है दिस इज शोन कि डिस्टॉर्शन स्मॉल है तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस है दे आर स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट करना शुरू कर दें। अगर डिस्टॉर्शन स्मॉल है तो क्या होगा, डिस्टॉर्शन स्मॉल है तो न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वापसी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो रेडिएशन एमिट करेगा दैट आर कॉल्ड गामा रेडिएशन। बट इफ़ द वाइब्रेशन इज स्ट्रॉन्ग, डिस्टॉर्शन इज स्मॉल, डिस्टॉर्शन लार्ज है, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आपने दिया है तो न्यूक्लियस में क्या करेगा, तो वो और न्यूक्लियर फोर्सेस उसको स्फेरिकल में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो डिस्टॉर्शन ज़्यादा है। तो ये देखो पहले एक बड़ा था पॉजिटिव, फिर उसके बाद दो छोटे छोटे पॉजिटिव बने, धीरे धीरे उनका डिस्टेंस आपस में इंक्रीज़ करा वाइब्रेशन की वजह से और अल्टीमेटली दोनों अलग हो गए, फिर से स्फेरिकल। सो पहले स्फेरिकल थी, डिस्टॉर्शन की वजह से ये शेप बदल गई।
ठीक है। और वापसी किस तरह आ गई, फिर से दो छोटे सफ़ेयर बन गए, यानी कि न्यूक्लियर फिजन हो गया। उसी तरह यहाँ देखो, सो ये ऐसी शेप थी, पहले सफेरिकल थी, फिर इस तरह की हुई, और फिर से वापसी में आपके पास क्या बन गया, सफ़ेयर बना। सो लिक्विड में जिस तरह से सरफेस टेंशन उसको वापसी सफ़ेयर लाने की कोशिश करती है, उसी तरह न्यूक्लियर फोर्सेस काम करते हैं न्यूक्लियस के केस में। डिस्टॉर्शन कम होगी तो वो गामा एनर्जी एमिट करके वापसी अपनी शेप ले लेगा, बट डिस्टॉर्शन ज़्यादा है तो न्यूक्लियर फिजन के थ्रू वो दो स्मॉल सफ़ेयर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर कि वो न्यूक्लियर फिजन को किस तरह एक्सप्लेन कर रहा है और क्या एनालॉजी है दोनों के बीच में। ओके, नाउ कंसिडर द पॉइंट्स ऑफ अ लिक्विड रॉ मॉडल, कि हमने क्या क्या कंसिडर किया। आई एम अगेन सेइंग आपके सिलेबस में डिटेल नहीं है, यू जस्ट नीड टू डू द basic consideration. So first is your liquid rock model. This was the earliest model for the nucleus and was proposed by the Neil Bohr. Neil Bohr ने इसे propose किया था to explain the phenomena of nuclear fission, जो कि मैं already आपको बता चुकी हूँ। अगेन इसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें हमें न्यूक्लियर मैटर को एनालॉगस लिया था टू दैट ऑफ अ लिक्विड रॉक। ओके, so the model was suggested because of some basic similarity between a liquid and nucleus, which we have already discussed. The basic of this model arises from the fact that molecules and liquids are held together by the short range intermolecular forces, जिसे cohesive forces कहते हैं। और सिमिलरली न्यूक्लियर की बात करो तो जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो कौन से अट्रैक्टिव फोर्सेस से रहते हैं, दैट आर नोन एज द शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस। और डेंसिटी इज़ वेरी हाई, 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने अभी प्रीवियसली आपको 10⁻27 लिख दिया था, सो दैट वाज माय मिस्टेक, आई एम नॉट रिकॉलिंग द एग्जैक्ट फैक्टर। ओके, सो दीज आर सम बेसिक assumptions. फर्स्ट ऑफ all the nuclei are considered to behave like incompressible drop of a liquid, ये हम पहले कर चुके हैं जो एनालॉगी थी। Second thing is the nucleus is spherical in shape due to nuclear forces like surface tension. जैसे लिक्विड रॉक में सरफेस टेंशन उसे शेप में रखती है, उसी तरह न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो उसे प्रॉपर शेप में रखते हैं। और क्योंकि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, सो इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है और इंडिपेंडेंट रहती है उसके साइज और शेप से, जैसे कि लिक्विड ड्रॉप के केस में होता है। उसी तरह हम पहले पढ़ चुके हैं यूनिट 1 में कि न्यूक्लियर की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। न्यूक्लियर मूव्स इनसाइड द स्फेरिकल एनक्लोजर कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर, वो उसके अंदर ही मूव करते हैं। सिमिलरली जैसे कि अगर हम एक वाटर ड्रॉपलेट या लिक्विड की ड्रॉपलेट लेते हैं, उसके मॉलिक्यूल अंदर ही मूव करते हैं। and the density of nucleus is constant and is independent of the nuclear volume. डेंसिटी का उससे कोई लेना देना नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट सभी न्यूक्लियाई की कांस्टेंट होती है, अगर कुछ अनस्टेबल को छोड़ें, दैट इज़ नियरली 8 MeV। उसी तरह जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज कांस्टेंट। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is proportional to mass number A as the energy required to evaporate a liquid is proportional to mass. जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो उतनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, दिस शुड बी बाइंडिंग एनर्जी नॉट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। सो बाइंडिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है उसके मास नंबर के, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। जिस तरह हम ज़्यादा लिक्विड लें तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है उसको बॉयल करना। ओके, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या है, क्या एनालॉजीज हैं। अब इस लिक्विड ड्रॉप मॉडल का मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि किस तरह इसने न्यूक्लियर फिजन एक्सप्लेन करा था, सब कुछ है, बट आपके सिलेबस में सिर्फ इसकी बेसिक कंसिडरेशन है, इसकी डेरिवेशन नहीं है। तो क्या एजम्पशन है, क्या एनालॉजीज है, ये तो हमने पढ़ लिया है। ओके, सो नेक्स्ट इसके बेसिस पे बोहर ने एक फार्मूला डेवलप किया था, दैट इज सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला, जो कि हम कंसेक्यूटिव लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे।